हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैवल्य एकेडमी पर, जहां पर हम RO के लिए टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं। ये हमारा 6वां टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, अब तक में आप सभी को 5 टेस्ट सीरीज़ जो है वो मिल चुके हैं। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और शुरुआत करते हैं इस सेशन की। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से नेत्र का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। रंग के लिए बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है परितारिका, बी दिया है कॉर्निया, सी दिया है रेटिना और डी दिया है लेंस। तो कौन सा भाग जो है रंग के लिए उत्तरदायी होता है, वो होता है परितारिका, जिसे हम आइरिस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है। विषाणु यानी वायरस, ए टीबी, बी चेचक, सी डेंगू, डी इन्फ्लुएंजा। तो कौन सा जो है विषाणु द्वारा नहीं होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये होता है टीबी। ठीक है, ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुमेलित नहीं है। शाखा दिया हुआ है और उसके जनक दिया हुआ है। ए दिया है कवक विज्ञान माइकेली, बी दिया है जंतु विज्ञान थियोफ्रस्टेसिस, सी दिया है उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज और डी दिया हुआ है जीवाणु विज्ञान लीवन हॉक। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अरस्तु को माना जाता है। और थियोफ्रस्टेसिस जो है वो बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है। इधर पे शाखा दिया हुआ है और उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये दिया गया है। ए दिया है ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, बी दिया है फाइकोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, सी दिया है माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन और डी दिया हुआ है साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। यहाँ पे अध्ययन लिखा है, यहाँ पे अध्ययन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे जो हमारा फाइकोलॉजी है ऑप्शन बी, ये सुमेलित नहीं है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जबकि कीट पतंगों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, एंटीमोलॉजी में। तो ये जो है गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है जीवधारियों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। ए दिया है मोनेरा जीवाणु, बी दिया है पादप प्रोटोजोआ, सी दिया है कवक परपोषित जीवधारी और डी दिया है प्रोटिस्टा अमीबा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे हमारा बी जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी पादप जो है वो प्रोटोजोआ से रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है पादप कोशिका में तारक काय केवल शैवालों व कवकों में पाया जाता है। दूसरा कथन हमारा दिया हुआ है, पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और तीसरा कथन हमारा दिया हुआ है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 3, सी दिया है केवल 1 और 3 और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे जो तीनों ही कथन दिए हुए हैं वो तीनों ही क्या है, सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। राइटर पूछ रहा है, ए लैमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी मेंडल। तो ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है ऑप्शन बी डार्विन ने। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं लेकिन उसे हानि नहीं पहुंचाते हैं, वे हैं ए परिजीवी, बी सहजीवी, सी मृतोपजीवी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो कौन है, वो है हमारे सहजीवी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है। ए दिया है पूर्ण मूल परजीवी रेफ्लेसिया, बी दिया हुआ है पूर्ण स्तंभ परजीवी ओरोबंकी, सी दिया है अपूर्ण स्तंभ परजीवी लॉरेंथस, डी दिया है अपूर्ण मूल परजीवी चंदन। तो यहाँ पे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन बी पूर्ण स्तंभ परजीवी। ठीक है, ये क्या होती है, अमर वेल होती है। ठीक है, ओरोबंकी नहीं होती। ओरोबंकी किस में आता है, पूर्ण मूल परजीवी में आता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता से यानी कमी से के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ए रिकेट्स, बी रतौंधी, सी मेरास्मस और डी पेलाग्रा। तो कौन सा होता है, वो होता है मेरास्मस। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑक्सीन कोशिका विभाजन तथा कोशिका वृद्धि को बढ़ाना, बी दिया हुआ है एथिलीन फल पकाने में सहायक, सी दिया है साइटोकाइनिन एजिंग यानी बुढ़ापा की दर को बढ़ाना। ये जो है किसकी बात कर रहा है, पादपों की यानी पेड़ों की बात कर रहा है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन बीजों की प्रसुप्ता अवस्था को तोड़ने में सहायक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये है हमारा ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। ये बुढ़ापे की दर को बढ़ाता नहीं बल्कि क्या करता है, कम करता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए दिया है विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ई रक्ताल्पता और विटामिन के रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा विटामिन ई, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ई क्या करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे बढ़ाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुमेलित करता है। इधर खोजकर्ता दिया हुआ है, इसकी खोज किसने की थी, तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित है। ए दिया है पोलियो वैक्सीन की खोज जे साल्क ने की थी, बी दिया है पेनिसिलिन की खोज हेंसन ने की थी, विटामिन की खोज लुई पास्चर ने और डीएनए की विलियम हार्वे ने। तो कौन सा सही सुमेलित है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, जे साल्क ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्न में से कौन सा सही है। ए दिया है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, बी दिया हुआ है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है और सी दिया है शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। ठीक है, और डी दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा केवल ए जो है वो सही है, रक्त जो है किडनी में शुद्ध होता है। ठीक है, उसके माध्यम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है जापानी इंसेफेलाइटिस एक विषाणु जनित रोग है, जेई की बात कर रहा है। दूसरा दिया है इस रोग का उद्गम जापान से हुआ। तीसरा दिया है इस रोग का प्रसार क्यूलेक्स मच्छर के प्रजाति के मच्छर से होता है। ठीक है, और लास्ट दिया हुआ है उस नहीं, यहाँ पे इस हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस की बात कर रहा है। इस रोग से बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस दिया है केवल 1 और 2 सही है, दूसरा दिया है केवल 2, 3, 4 सही है और तीसरा दिया है 1 और 4 सही है और चौथा दिया है उपयुक्त सभी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी जो है वो सही है, तो लास्ट हमारा सही हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कथन दिया हुआ है ए नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके जड़ों से होती है। कारण दिया हुआ है अधिकांश मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है, बी दिया है आर सही है, ए गलत है, सी दिया है ए और आर दोनों सही हैं, ये आर जो है यहाँ पे लिखना चाहिए था, ए आर दोनों सही हैं। और नेक्स्ट दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा केवल कारण सही है। ठीक है, यानी आर सही है। तो क्या है, आर सही है, ए गलत है, यानी हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तनों में होती है न कि जड़ों में। जब धूप पाएगा तब तो प्रकाश संश्लेषण होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कथन सजीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका होती है। दूसरा कथन दिया हुआ है यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, केवल 1 असत्य है, केवल 2 असत्य है, केवल 1 और 2 दोनों ही असत्य है और लास्ट दिया हुआ न तो 1 न ही 2। तो यहाँ पे जो दूसरा है वो कथन जो है असत्य है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, केंद्रक कला पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं। ठीक है, ए दिया है पैक्टिन, बी दिया है क्यूटीन, सी दिया है काइटिन और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इन सभी का जो है ये सभी जो है सहयोग करते हैं किसके, कोशिका भित्ति के निर्माण में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोज़ेक रोग से प्रभावित नहीं होती है। ए पपीता, बी सरसों, सी केला और डी टमाटर। तो कौन सी नहीं होती है, वो होती है टमाटर। ठीक है, मोज़ेक रोग से, बाकी 3 क्या हैं, ये प्रभावित होती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है खनिज लवण तथा जल को पौधे के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है उसकी बात कर रहा है। ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी राइबोजियम और लास्ट दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाता है फ्लोएम। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्न में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। ए एल्यूमिनियम, बी लोहा, सी कोबाल्ट और डी निकेल। तो कौन सी धातु जो है वो चुंबक से
आकर्षित नहीं होती है वो होती है एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, हमें मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, यानी टेबल 1 और टेबल 2। नीचे कूट दिया हुआ है, उसके माध्यम से हमें बताना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। तुलसी से जो है वो कफोत्सारक है, ठीक है, कफ को हटाती है। पुदीना क्या करती है, वात को हरती है, तो वात हारा हो जाएगा। और ब्राह्मी से क्या होता है, मस्तिष्क स्फूर्ति के लिए आवश्यक होती है। और सदाबहार मधुमेह प्रतिरोधियों के लिए, ठीक है, मधुमेह प्रतिरोधी होता है। तो इस ऑर्डर में कौन सा मैच कर रहा है हमारा, 2 का, ए का जो है 2 हो गया, बी का जो है 1 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया। लास्ट वाला जो है वो हमारा मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ए, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, स्टार्च एवं सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक हैं। सी दिया है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। और डी दिया है, प्राकृतिक रबड़ को कार्बन के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है, यानी वल्कनाइजेशन। तो यहाँ पे जो है कौन सा गलत हो जाएगा, असत्य कथन हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी जो है वो असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन को नहीं मिलाते बल्कि किसे मिलाते हैं, सल्फर को मिलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, कार्बनिक यौगिक धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। दूसरा दिया हुआ है, बेंजीन का उपयोग ड्राई वाश में किया जाता है। सी दिया है, हीरा ग्रेफाइट एवं चारकोल कार्बन के अपर रूप हैं। कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। केवल 1, केवल 2, डी दिया है, सी दिया है 1 और 3 और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है, यानी तीनों कथन क्या है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, एथिल अल्कोहल फलों तथा स्टार्च युक्त अनाजों में पाया जाता है। दूसरा दिया हुआ है, एथिल अल्कोहल किण्वन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और लास्ट दिया हुआ है न तो 1 न ही 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों ही कथन जो है वो सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, यह लौह युक्त प्रोटीन होता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन का निर्माण हिमवर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन द्वारा होता है। तीसरा दिया है, यह वायु के संपर्क में आकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक का निर्माण करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 सही है, 1 और 2 सही है। तीसरा दिया है 2 और 3 सही है। और चौथा दिया है उपयुक्त सभी, यानी तीनों कथन सही हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा तीनों ही कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रीदिंग एवं रेस्पिरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रीदिंग भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन जैविक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। और तीसरा दिया हुआ है, श्वासोच्छ्वास क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि श्वसन की क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है, ठीक है। कौन सा कथन जो है वो सही है, ये मत पूछ रहा है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, और लास्ट दिया हुआ है 1 और 3 सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 और 2 सही है, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। ए, माइटोकॉन्ड्रिया में, बी, कोशिका कला में, सी, कोशिका द्रव्य में, और डी, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो क्रेब्स चक्र कहाँ पे बनता है, वो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है। ए, पेप्सिन, बी, रेनिन, सी, इंसुलिन, और डी, एमाइलेज, ठीक है। तो कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है, वो है इंसुलिन, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो है शरीर में यानी बॉडी में हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है। ए, एटीपी के कारण, बी, एडीपी के कारण, सी, लैक्टिक अम्ल के कारण, और डी, कार्बनिक अम्ल के कारण। तो जब लैक्टिक अम्ल जमा होता है तो हमें थकावट महसूस होती है मांसपेशियों को, ठीक है।
तो हमारा सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? ए गैस्ट्रीन, बी एमाइलेज, सी मोटिलिन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमाइलेज जो है वो छोटी आंत से निकलता है, ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई है? ए एक्सॉन, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन, डी यूरोक्रोम। तो इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? ए ओस्मोसिस, बी डायलिसिस, सी अमोनोटेलिक और डी दिया है यूरियोटेलिक। तो क्या कहलाती है ये कहलाती है डायलिसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृक्क में पथरी यानी किडनी स्टोन के बनने का कारण है? ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी यूरिक अम्ल और डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है क्या करते हैं, किडनी में स्टोन बनने में मदद करते हैं, यह कारण है उसके। नेक्स्ट दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग नहीं होता है? ए त्वचा, बी लीवर यानी यकृत, सी किडनी यानी वृक्क और डी मुख। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुख जो है वो उत्सर्जी अंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव अनुकंपित तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है? ए आँख की पुतली का संकुचन, बी हृदय गति को तीव्र करना, सी पाचन को रोकना और डी ग्लूकोज के स्राव को प्रेरित करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आँख की पुतली का संकुचन, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ये परानुकंपी से रिलेटेड है, न कि अनुकंपी से। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए हाइपोथैलेमस के द्वारा, बी प्रमस्तिष्क के द्वारा, सी अनुमस्तिष्क के द्वारा और डी मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है शरीर का ताप नियंत्रित किया जाता है, वो किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, यानी ए जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, मस्तिष्क के भाग एवं उनके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? ए दिया है गंध का ज्ञान, घ्राण पिंड, बी दिया हुआ है दृष्टि ज्ञान, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सी दिया हुआ है ऐच्छिक पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा क्रियाओं द्वारा, और सी दिया है सर्दी गर्मी व पीड़ा के प्रति अनुक्रिया प्रमस्तिष्क के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जो है पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, यानी ऐच्छिक पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनैच्छिक से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए 4, बी 12, सी 20 और डी 28। तो जो 20 दांत होते हैं वो क्या होते हैं, 2 बार आते हैं, और 12 जो हैं वो कितनी बार आते हैं, केवल 1 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉल्फिन निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? ए मत्स्य वर्ग से, बी उभयचर वर्ग से, सी सरीसृप वर्ग से और डी स्तनधारी वर्ग से। तो जो डॉल्फिन होती है उसे मैमल वर्ग में रखते हैं, ठीक है, यानी स्तनधारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ए अंडाशय में, ए गर्भाशय में, बी अंडवाहिनी में, सी अंड ग्रंथि में और डी योनि मार्ग में। तो ये कहाँ होती है, ये होती है अंडवाहिनी में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए कायिक जनन पर, बी अलैंगिक जनन पर, सी लैंगिक जनन पर और डी उपयुक्त सभी। तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है लैंगिक जनन से, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बी वसा के रूप में, सी प्रोटीन के रूप में और डी ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये किस रूप में होती है? ये ग्लाइकोजन के रूप में होती है, ठीक है। जब कभी हमारी बॉडी को शुगर की ज़रूरत होती है तो ये क्या करती है, ये ग्लूकोज में बदल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? ए पल्मोनरी शिरा, बी पल्मोनरी धमनी, सी अल्वेओली और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पल्मोनरी धमनी, ठीक है।
ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? ए फाइब्रिनोजन, सी हेपरिन, बी हेपरिन, एक बार फिर से कर लेते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? ए फाइब्रिनोजन, बी हेपरिन, सी थ्रोम्बिन और डी ग्लोबिन। तो कौन सी है? ये है हमारी हेपरिन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण होता है ए यकृत यानी लीवर में, बी लाल रुधिर कणिकाओं में, सी प्लीहा में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ पे बनती है? ये बनती है हमारे यकृत में यानी लीवर में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त में अम्लीयता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए हृदय की गति बढ़ जाती है, बी हृदय की गति घट जाती है, सी हृदय की गति अपरिवर्तित रहती है और डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो अम्लीयता बढ़ने से हृदय की गति क्या होती है? वो बढ़ जाती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब क्षारीयता बढ़ती है तो क्या होती है? हृदय की गति घट जाती है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो एंजाइम व हार्मोन दोनों स्रावित करती है? ए पीयूष ग्रंथि, बी अग्नाशय ग्रंथि, सी यकृत और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो कौन सी ग्रंथि है? वो है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों ही स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। दूसरा, मेलाटोनिन हार्मोन त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। तीसरा दिया हुआ है, वैसोप्रेसिन हार्मोन वृद्धि हार्मोन के स्रावण को रोकता है। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? ए केवल एक सही है, बी 1 और 2, सी केवल 3 और डी 2 और 3। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? शुरू के 2 कथन वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पहला है माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज और शर्करा में बदलता है। दूसरा है इरेप्सिन, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। लाइपेज सुक्रोज को ग्लूकोज में। और लास्ट है लैक्टेज, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लाइपेज किसे बदलता है। लाइपेज जो है इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी 3 क्या है यहाँ पे सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया है, अंत्योदय योजना 77 से 78 में, अनवरत योजना 78 से 80 में, वार्षिक योजना 90 to 92। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। केवल 1 सुमेलित है, 1 और 2 सुमेलित है, 1 और 3 सुमेलित है और लास्ट दिया 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीनों ही सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1952। ठीक है, इसकी जो है स्थापना किस लिए की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारी चलाई जा रही थी उनके निरीक्षण के लिए। ठीक है, तो अब पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म कर दिया गया है। उसकी जगह पर क्या आ गया? उसकी जगह पर नीति आयोग शुरू कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो कंटिन्यू चल रही है। तो इसकी देख लेते हैं किसने सिफारिश की थी। राजीव कुमार समिति ने, केसी नियोगी समिति ने, संस्थानम समिति ने और रघुराजन समिति ने। तो किसने की थी? ये की थी केसी नियोगी समिति ने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? एसपी गुप्ता के द्वारा, जीवी पंत के द्वारा, मल्होत्रा समिति के द्वारा और नरसिम्हा समिति के द्वारा। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसे तैयार किया गया है एसपी गुप्ता के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी निर्धारण समिति से नहीं है? पहला है SR हासिम समिति, दूसरा है लकड़वाला समिति, तीसरा है YK अलग समिति और लास्ट दिया हुआ है RS मल्होत्रा समिति। तो किसका संबंध गरीबी निर्धारण से नहीं है? वो है हमारा RS मल्होत्रा समिति। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है।
बहुत बार पूछता है। गिनी गुणांक माप करता है किसके बारे में, किसकी जो है मेजरमेंट के लिए गिनी गुणांक को विकसित किया गया है। ए गरीबों की संख्या के लिए, बी गरीबों की प्रतिशत के लिए, सी आय की असमानता के लिए और डी शहरी विकास के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है आय की असमानता को जो है माप करता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न विकासशील देशों में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। कथन दूसरा दिया हुआ, छिपी हुई बेरोजगारी की कृषि क्षेत्र में प्रधानता है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए 1 और 2 दोनों सही है, बी 1 और 2 दोनों गलत है, सी 1 सही है किंतु 2 गलत है और डी 1 गलत है 2 सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए दिया है प्रवासी कौशल विकास योजना 2017 में शुरू की गई, बी दिया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई, सी दिया है वरिष्ठ पेंशन योजना 2018 में शुरू की गई और डी दिया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में शुरू की गई। तो हम जानते हैं कि जो वरिष्ठ पेंशन योजना है यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 24 जनवरी 2017 में शुरू की गई, न कि 18 में शुरू की गई। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, विश्व बैंक की मदद से निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई है। ए बिहार के द्वारा, बी झारखंड के द्वारा, सी छत्तीसगढ़ के द्वारा और डी आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो तेजस्विनी योजना किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है झारखंड। तेजस्विनी योजना जो है वो झारखंड से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है, सौभाग्य योजना संबंधित है। ए गरीबों को स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने से, बी ग्रामीण एवं शहरी ग्रामीण परिवार को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने से, सी सभी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने से और डी स्वरोजगार को बढ़ावा देने से। ये आप सभी जानते हैं सौभाग्य योजना किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है परिवार को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने से। ठीक है, कब शुरू की गई थी? 25 दिसंबर 2017 से। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपोर समिति का संबंध है। ए पूंजी अतिप्रवाह से, बी रुपए की परिवर्तनीयता से, सी दिया है विदेशी निवेश से और डी दिया है निर्यात आय विदेशी मुद्रा से। तो तारपोर समिति किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रुपए की परिवर्तनीयता से। ठीक है, कब शुरू की गई थी? 2006 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन एक दिया हुआ है, रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। कथन 2 दिया हुआ है, कोई भी देश अपने व्यापार को ठीक करने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है। दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन करना है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, बी दिया है 1 और 2 दोनों गलत है, सी दिया है 1 सही है 2 गलत है और डी दिया है 1 गलत है 2 सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये दोनों ही कथन जो है वो सही है। तो पहला हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा कि दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, IMF की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दिया हुआ है पहला, इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई है। दूसरा दिया हुआ है, वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं और तीसरा दिया हुआ है, चीन वर्तमान में इसका शीर्ष कोटाधारक राष्ट्र है और डी दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि चीन नहीं बल्कि अमेरिका जो है 17.46% के साथ पहले नंबर पे है, इसका कोटाधारक राष्ट्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। संस्था दी हुई है और उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 1960, दूसरा दिया हुआ है मीगा 1990, तीसरा दिया हुआ है एशियाई विकास बैंक 1966 और चौथा दिया हुआ है एशियाई अवसंरचना विकास बैंक 2015। तो जो मीगा की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? वो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। कब की गई थी? वो की गई थी 1988 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान के संस्थापक देशों में
सदस्यों में शामिल नहीं है। ए दिया है इंडोनेशिया, बी दिया है भारत, सी दिया है सिंगापुर और डी दिया हुआ है मलेशिया। तो आसियान देशों का जो संस्थापक राष्ट्र हैं यानी जो सदस्य हैं उसमें कौन शामिल नहीं है, वो है भारत। ठीक है, और जो शामिल है उनके क्या नाम है, उनके नाम है इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया और सिंगापुर हो गया। ठीक है, ये 5 स्टेट हैं, कंट्री आप कह सकते हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस और सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला दिया है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। दूसरा दिया हुआ है यह सदस्य देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं। और लास्ट दिया हुआ है यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। तो यहाँ पे चौथा जो है वो गलत है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। बजट 2020 to 21 के संदर्भ में पूछ रहा है। योजना दी हुई है और उनको कितनी राशि दी गई है उसकी बात कर रहा है। मनरेगा की बात कर रहा है, 61,500 करोड़ दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को बोल रहा है कि 28,557 करोड़ दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना को 37,500 करोड़ और हरित क्रांति को 11,500 करोड़ दी गई है। तो कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ए वाला जो है वो सही है। मनरेगा को कितना दिया गया है, 61,500 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बजट 2021 में कितने ग्राम पंचायतों को भारत नेट के माध्यम से फाइबर टू होम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों की बात कर रहा है, फाइबर टू होम से रिलेट करना है यानी अटैच करना है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। राज्य चलैया समिति कर सुधार से, जानकी रमन समिति बैंकिंग सुधार से, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से बात कर रहा है यहाँ पे। और डी दिया है भगवती समिति बेरोजगारी से। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो जो जानकी रमन समिति है वो बैंकिंग सुधार से जो है रिलेटेड नहीं है, बल्कि किससे रिलेटेड है, प्रतिभूति घोटाले से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में जारी ई विक्रय प्लेटफॉर्म का संबंध है। ठीक है, ई विक्रय की बात कर रहा है। बैंकिंग संपत्तियों हेतु नीलामी से, बी दिया है वित्तीय समावेशन से, सी दिया है कृषि नवाचार निधि से और डी दिया हुआ है रिजर्व बैंक का विमुद्रीकरण पर रिपोर्ट से। तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बैंकिंग संपत्तियों हेतु नीलामी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा दिया हुआ है फिटकरी नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। कौन सा सही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है और डी दिया है न तो 1 सही है न ही 2 सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही कथन जो है वो सही हैं हमारे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। लवण दिया हुआ है इधर और उसका उपयोग किस में किया जाता है, ये दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है धावन सोडा कपड़ा धोने के काम में। दूसरा दिया है खाने का सोडा बेकिंग पाउडर में, खाने का सोडा जो है वो बेकिंग पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा दिया है सिल्वर सॉल्ट आतिशबाजी में और चौथा दिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड माचिस उद्योग में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सिल्वर सॉल्ट है उसका आतिशबाजी में नहीं बल्कि फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल में एंटी ट्रिटिंग बढ़ाने के लिए किस तत्व को मिलाया जाता है। ए गैसोहोल को, बी मीथेन को, सी टेट्राइथाइल लेड को और डी टाइलून को। तो किसे मिलाया जाता है, ये मिलाया जाता है टेट्राइथाइल लेड को, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन। प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, तो मुख्य अवयव क्या है उसका, नाइट्रोजन। ठीक है, कितना होता है ये, 70% होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। ए रेयॉन सेलुलोज का बना कृत्रिम रेशा है, बी रेक्सिन कैल्शियम का उत्पाद है, सी टेरेलिन पॉलिएस्टर है और डी नियोप्रिन क्लोरोब्यूटाइन के बहुलकीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है ये। रेक्सिन क्या है, ये जो है
एक आर्टिफिशियल लेदर होता है, ठीक है, कृत्रिम चमड़ा जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस खनिज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? ए डायस्पोर में, बी पायरोफिलाइट में, सी डोलोमाइट में और डी चूना पत्थर में। तो किस में है? ये है डायस्पोर में, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्री कैम्ब्रियन युग की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ए रुहेलखंड, बी शिवालिक, सी दी है ए रुहेलखंड, बी शिवालिक, सी दिया है बुंदेलखंड, डी दिया है पश्चिम बांगर क्षेत्र। तो जो उत्तर प्रदेश का दक्षिण एरिया है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जो पठारी भाग है हमारे यूपी का वो दक्षिण पार्ट में आता है, जिसे बुंदेलखंड बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ सुमेलित करना है। टेबल 1 दिया है, टेबल 2 दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, नीचे कूट भी दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें मैच करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है राजा टोडरमल सर्वेक्षण भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। ये कहाँ पे है? ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ में देख रखा है। तो ये कहाँ पे है? ये है हरदोई में। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि राजकीय खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक संस्थान, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है हमारा लखनऊ में। तो ये हो जाएगा डी वाला। पशु चारा बैंक है वो कहाँ पे है? वो है झांसी में, यानी इसका क्या हो जाएगा? सी। और फिर लास्ट दिया हुआ है गौरक्षा अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? ये मथुरा में है, ठीक है। इसका हो जाएगा ए। इसी ऑर्डर में देख लेते हैं किस में दिया हुआ है। ए का बी हो गया, पहले का हो गया बी, दूसरे का हो गया डी, पहले का बी, दूसरे का डी। ये हमारा बी वाला जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ निम्नलिखित में से सत्य कथन है। रोहिणी नदी राप्ती नदी की सहायक नदी है। ये हमारा पहला कथन था, रोहिणी राप्ती की सहायक नदी है। दूसरा दिया है त्रिशूल गंगा गंडक की सहायक नदी है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सत्य हैं। और डी दिया है न तो एक न ही दो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोनों ही कथन जो है वो सही हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में बनाया गया है। दूसरा दिया हुआ है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आगरा में स्थित है। एक और दो, एक सत्य हुआ दो असत्य है। दूसरा दिया हुआ है एक असत्य है दो सत्य है। तीसरा दिया है दोनों कथन सत्य है और लास्ट दिया है दोनों कथन असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों ही कथन जो है वो असत्य हो जाएंगे। लखनऊ में जो अमौसी हवाई अड्डा था उसका नाम जो है अब क्या कर दिया गया है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आगरे में नहीं बन रहा है, बल्कि कहाँ बन रहा है? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। चलिए, इसलिए क्या हो गया? दोनों कथन जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे हमें मैच करना है। नीचे कूट भी दिया हुआ है, चलिए मैच कर लेते हैं। पीतल के बर्तन कहाँ पे बनते हैं? पीतल के बर्तन के लिए कौन सी जगह फेमस है? वो है मुरादाबाद, ठीक है। ए का ई हो जाएगा। फिर आता है हमारा ब्लैक पॉटरी उद्योग। ये किससे रिलेटेड है? ये जो है आजमगढ़ से रिलेटेड है, यानी दूसरे का डी हो जाएगा, ठीक है। ए का ई, दूसरे का डी। यहाँ पे सी वाला हमारा धीरे धीरे मैच कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्रेनाइट खनन की बात कर रहा है। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है खनन ललितपुर से, यानी तीसरे का बी हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा। फिर लकड़ी पर नक्काशी, ये किस फेमस है? ये है सहारनपुर से, ठीक है। तो हो जाएगा चौथे का सी। और फिर एक ही बचता है पांचवा, यानी पीतल की मूर्ति का उद्योग मथुरा में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा सी वाला जो है वो मैच कर रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थारू जनजाति के विषय में सत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया हुआ है ये लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दूसरा कथन दिया हुआ है विधवा विवाह में थारू लोग लठ भरवा भोज देते हैं। तीसरा दिया हुआ है खीरी में यह थारू जनजाति की शिक्षा हेतु एक विश्वविद्यालय बनवाया गया है। और चौथा है इस जनजाति में बदला विवाह बहुत खराब माना जाता है। एक और दो, एक दो तीन सही है। तीसरा दिया है एक तीन चार सही है। और चौथा दिया है सभी कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा कथन है वो हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं बनवाया गया बल्कि महाविद्यालय बनवाया गया है, महाविद्यालय, ठीक है। तो कौन सा सही हुआ हमारा? एक दो, एक और दो सही हुआ।
ठीक है। ये जो खराब माना जाता है बल्कि नहीं माना जाता है, क्या होता है ये, उनमें ये विवाह प्रचलित है, बदला विवाह, ठीक है। तो सिर्फ 2 कथन जो है वो सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित करना है। विश्वविद्यालय दिया, उनकी स्थापना वर्ष दिया हुआ है और नीचे कूट दिया हुआ है। चलिए मैच कर लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1916 में, यानी ए का सी हो जाएगा। ए का सिर्फ एक ही में मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की देख लेते कहाँ पे, 1877 में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की कब हुई थी? ये हुई थी 1989 में, यानी डी वाला जो हो जाएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कहाँ पे हुई थी? एक ही बच रहा है, 1887, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? आगरा में है, लखनऊ में है, सी दिया है बनारस में है, डी दिया है प्रयागराज में। तो ये कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? ये है आगरा में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये कब बनी थी? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में, भारत कला भवन वाराणसी में, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में, छत्रसाल संग्रहालय बांदा में, ठीक है। ये ऑर्डर भी इसी तरीके से है, ठीक है। ये इसी तरीके से मैच कर रहा है, तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। चलिए, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जोगनी नृत्य ब्रज क्षेत्र में कृष्ण को समर्पित नृत्य लीला है। दूसरा दिया हुआ है, चरकुला ब्रज क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। चरकुला की बात कर रहा है और ये जोगनी नृत्य की बात कर रहा है। एक सत्य है, दो असत्य है। दूसरा दिया है एक असत्य है, दो सत्य है। और तीसरा दिया है दोनों सत्य है। और चौथा दिया है दोनों असत्य है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोनों ही कथन जो है वो असत्य हैं। क्यों? क्योंकि जोगनी नृत्य जो है वो किससे रिलेटेड है? वो राम से रिलेटेड है, ठीक है, श्री राम। और चरकुला जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, न कि पुरुषों द्वारा किया जाने वाला। इसलिए दोनों कथन क्या हो गए? असत्य हो गए। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। शायर दिया हुआ है और उनका जन्म स्थान दिया गया है। मिर्ज़ा गालिब आगरा से, मीर तकी मीर बदायूं से, कैफ़ी आज़मी सुल्तानपुर से। दिया है ऑप्शन केवल 1 और 2 सही है। दूसरा दिया है केवल 1 सही है। तीसरा दिया हुआ है 1 व 3 सही है। और चौथा दिया है 1, 2, 3 तीनों ही सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केवल 1 सही है। मिर्ज़ा गालिब जो है वो आगरा से रिलेटेड हैं। मीर तकी मीर वो भी आगरा से ही रिलेटेड हैं। और कैफ़ी आज़मी ये आजमगढ़ से रिलेटेड है। आज़मी है जो कि आजमगढ़ से लिया गया है, ठीक है, आजमगढ़। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, हाल ही में किस मेले को उत्तर प्रदेश में राजकीय मेला घोषित किया गया है? ए कुंभ मेला को, बी दीपोत्सव को, सी रामनवमी को और डी इनमें से किसी को नहीं। तो देखिए 22 अक्टूबर को अयोध्या में जो है दीपोत्सव किया गया था, उसे ही जो है उत्तर प्रदेश में राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए उत्तर प्रदेश में, बी केरल में, सी पश्चिम बंगाल में और डी दिल्ली में। तो ये जो है हमारे उत्तर प्रदेश में जो है ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है पहला, ठीक है। कहाँ पे? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत भूजल अधिनियम 2020 के विषय में सत्य है। पहला, यह अधिनियम सबमर्सिबल पंपों के पंजीयन को अनिवार्य बनाता है। दूसरा, यह अधिनियम सभी निजी स्कूलों व महाविद्यालयों में वर्षा जल के संचयन के अनिवार्य बनाता है। और तीसरा दिया हुआ है, बोरिंग पंप के द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के बारे में इस अधिनियम में विचार नहीं किया गया है। यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, दूसरा दिया है 1, 2, 3, तीसरा है केवल 1 और चौथा दिया हुआ है तीनों ही गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, केवल 1 जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर होगा। 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। यहाँ पे जो लास्ट दिया हुआ विचार नहीं किया गया है, नहीं बल्कि विचार किया गया है, ठीक है। इसलिए जो है 1 और 2 सही होंगे, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में AES यानी इधर फुल नेम दिया हुआ है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम व JE यानी जापानी इंसेफेलाइटिस से निपटने के लिए बृहद स्तर पर अभियान चलाया गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कौन सा अभियान चलाया गया ये पूछ रहा है। A कल्याण, B बाल रक्षा, C दस्तक और D जीवक। तो हम जानते हैं कि दस्तक अभियान जो है वो चलाया गया। कब से चलाया गया था? 1 जुलाई से 31 जुलाई, ठीक है, 2019। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित आर्द्र भूमियों में से कौन सी या कौन सा रामसर आर्द्र भूमि नहीं है? A पार्वती अरंगा पक्षी विहार, B नवाबगंज पक्षी विहार, C सांडी पक्षी विहार और D रामगढ़ ताल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा D जो है वो सही हो जाएगा, रामगढ़ ताल। ये जो है रामसर साइट नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 1 रामसर साइट थी, पर अब 6 और ऐड कर दी गई हैं, तो कितनी हो गई? 7 हो गई। तो ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट हैं वो 7 हो गई हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितनी हो गई? पहले 27 थी, अब 10 ऐड कर दिया गया, ये हो गया 37। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश बजट 2021 के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश बजट 2021 पिछले साल के बजट से 6.5% जो है अधिक है। दूसरा दिया हुआ है, यह बजट दिनेश शर्मा द्वारा विधानसभा में 18 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट दिया हुआ है, इस साल का बजट युवाओं की शिक्षा संवर्धन को समर्पित है। पहला दिया है 1-3 सत्य है व 2 असत्य है। दूसरा दिया हुआ है 1 सत्य है व 2-3 असत्य है। तीसरा दिया हुआ है 1-2 सत्य है व 3 असत्य है। और लास्ट दिया हुआ है कि सभी कथन असत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कथन। देखिए, जो पहला कथन है वो सही है। दूसरा कथन क्या है? ये दिनेश शर्मा ने नहीं बल्कि किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था सुरेश खन्ना ने। ठीक है, तो क्या हुआ? दूसरा कथन गलत हो गया, पहला कथन जो है वो सही हो गया हमारा। और जो तीसरा कथन है वो भी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। 1 व 3 सत्य है और 2 असत्य है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का चेयरमैन जिन्हें बनाया गया है। A महंत नृत्य गोपाल दास, दूसरा दिया हुआ है नृपेंद्र मिश्रा, तीसरा दिया हुआ है चंपत राम और लास्ट दिया हुआ है के पट्टाभरन। तो किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है महंत नृत्य गोपाल दास को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लखनऊ में संपन्न हुए डिफेंस एक्सपो के विषय में सत्य कथन है। पहला दिया हुआ है कथन, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 फरवरी को किया। देखिए 5 फरवरी को तो किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नहीं किया था बल्कि प्रधानमंत्री ने किया था। तो पहला कथन हमारा असत्य हो गया। दूसरा दिया है, इसकी थीम भारत उभरता हुआ रक्षा उत्पादन केंद्र थी। थीम इसकी सही है, यानी दूसरा स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें केवल भारतीय कंपनियों ने अपने रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन अन्य देशों के प्रतिनिधियों के सम्मुख किया। नहीं, भारत के अलावा फॉरेनर कंपनीज भी यहाँ पे थी। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा। केवल 1, केवल 2, 1 और 3 और लास्ट दिया है 2 और 3। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, केवल 2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ यानी समृद्धि का टपकन रिसाव सिद्धांत। पहला दिया हुआ है, पूछा ये क्या है? पहला दिया हुआ है, यदि अमीर वर्ग की आय बढ़ती है तो स्वतः रिसाव प्रभाव के कारण गरीब वर्ग की आय भी बढ़ेगी। दूसरा दिया हुआ है, गरीब और गरीब होगा और अमीर होगा। तीसरा दिया हुआ है, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। और चौथा दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ सिद्धांत है यानी समृद्धि का टपकन रिसाव सिद्धांत, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि अमीर वर्ग की आय बढ़ती है तो स्वतः रिसाव के प्रभाव के कारण गरीब वर्ग की आय भी बढ़ेगी, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना में 2 प्रमुख सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, यथा थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दूसरा दिया है, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार 2011 से 12 है। तीसरा है, थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का सूचकांक ज्ञात किया जाता है। और चौथा दिया हुआ है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी
वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो दिया है वो तो राइट हो गया। दूसरा दिया हुआ है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 11-12, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का सूचकांक ज्ञात किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में हम सिर्फ वस्तुओं को गिनते हैं, यानी गुड्स को गिनते हैं, सेवाओं को नहीं गिनते, जो सर्विसेज होती हैं। जबकि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है उसमें हम सर्विसेज को भी जो है इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कौन सा गलत है चलिए देख लेते हैं। ए दिया है सही, सभी कथन सही हैं। दूसरा दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तीसरा दिया है 1, 2, 3 सही है और चौथा दिया है 1, 2, 4 सही हैं। तो इसमें कौन सा जो है सही हो जाएगा, आपको मैंने सारे कथन बता दिए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 4 सही है, क्योंकि हमने देखा था तीसरा जो है वो गलत था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा IDBI बैंक की स्थापना कब हुई, 1990 में, 1975 में, 1987 में, 1964 में। तो IDBI बैंक कब बना था, ये बना था 1964 में। ठीक है, अब ये जो है प्राइवेट बैंक की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि LIC ने जो है इसकी 51% हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के CRR यानी नगद आरक्षित अनुपात, CRR की बात कर रहा है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है बैंकों को रिजर्व बैंक में कैश फॉर्म में रखनी होती है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर इसमें कमी कर दी जाए तो साक्ष्य सृजन पर क्या प्रभाव होगा। पहला, एक कमी होगी, दूसरा बी स्थिर रहेगा, तीसरा जो है वृद्धि होगी, चौथा जो है गणना योग्य नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे जो है अगर इसे कम कर दिया जाए तो वृद्धि होगी। ठीक है, बैंकों के पास अधिक पैसा रहेगा और फिर वो आगे लोन दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साक्ष्य सृजन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पहला, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, दूसरा भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, तीसरा योजना आयोग के द्वारा और चौथा दिया है सरकार द्वारा चुने गए अर्थशास्त्रियों के पैनल द्वारा। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैम्बरलिन आयोग का संबंध है, ए बेरोजगारी दर से, बी स्मार्ट मनी से, सी बैंक दर नियमित करने से और डी केंद्रीय बैंक की स्थापना से। तो जो चैम्बरलिन आयोग बनाया गया था वो जो है केंद्रीय बैंक की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1914 में। नेक्स्ट है हमारा भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है, ए बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, बी लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, सी अल्पकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना और डी दीर्घकालीन ऋण जो है कृषकों को उपलब्ध कराना। तो भूमि विकास बैंक जो है क्या कार्य करता है, वो जो है दीर्घकालीन ऋण जो है वो कृषकों यानी फार्मर्स को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई 1980 में, 1988 में, 1975 में और फिर 1968 में। तो ये कब की गई थी, ये की गई थी 1975 में, 2 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, ए उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कानपुर, बी मेरठ स्टॉक एक्सचेंज मेरठ और सी दिया है लखनऊ स्टॉक एक्सचेंज लखनऊ और डी दिया है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो मान्यता प्राप्त है स्टॉक एक्सचेंज को उत्तर प्रदेश के ए और बी दोनों, यानी उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज और मेरठ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इन दोनों को ही मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट दिया हुआ है वह ब्याज दर जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय यानी विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाती है, SLR कहलाती है, PLR कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है या फिर CRR कहलाती है। तो वो कहलाती है PLR। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम लैंडिंग रेट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए जाने वाले भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में क्या शामिल नहीं है, ए साक्षरता, बी जीवन प्रत्याशा, सी शिशु मृत्यु दर और डी लिंग अनुपात का सही होना। तो क्या शामिल नहीं है, वो है लिंग अनुपात का सही होना। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है किसी भी बैंक को RBI से ऋण लेते समय शर्त के अनुसार कुल ऋण का कितने प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में लोन देना होगा, ए दिया है 18%, बी दिया है 20%, सी दिया है 40% और
डी दिया हुआ है 25%। तो कितना देना पड़ता है, वो देना पड़ता है 18%। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिटकॉइन से संबंधित सही कथनों की पहचान कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया हुआ है इसका विकास सातोशी नकामोतो नामक एक इंजीनियर ने किया है। सातोशी का यह छद्म नाम है। दूसरा दिया हुआ है कोई भी केंद्रीय बैंक इस पर नियंत्रण नहीं रखता। तीसरा दिया हुआ है इसकी ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरह की पहचान जाने बिना की जा सकती है। और लास्ट दिया हुआ है बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, केवल 2, 3, 4 सही है। दूसरा दिया हुआ है 1, 2, 3 सही है। तीसरा दिया है सभी कथन सही है। और चौथा दिया हुआ है 2, 4 सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा है सभी कथन सही है, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है देश के हर नागरिक को बैंक से जोड़ने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। ए नचिकेत मोर समिति, बी दामोदरन समिति, सी वर्मा समिति और डी विमल जालान समिति। तो किसकी स्थापना की गई थी, किसका गठन किया गया था, वो किया गया था नचिकेत मोर समिति का। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार चालू मूल्यों पर किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी केरल। चालू मूल्यों पर बात कर रहा है। ठीक है, तो किसकी सर्वाधिक है, ये है महाराष्ट्र की। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। और अगर सबसे कम की बात करें तो किसकी है, वो है बिहार की। नेक्स्ट है हमारा बेसल मानकों का संबंध है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से, बी दिया है बैंकिंग व्यवस्था से, सी बेरोजगारी से, डी रोजगार सृजन से। तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बैंकिंग व्यवस्था से। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी, कब की गई थी ये पूछ रहा है। ए दिया है 1988 में, बी दिया है 1990 में, सी दिया है 2014 में और डी दिया है 1956 में। तो ये कब की गई थी, ये की गई थी 1988 में, जुलाई 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप इकाई है। ए शुद्ध घरेलू उत्पाद, बी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सी प्रति व्यक्ति आय या उत्पाद और डी सकल घरेलू उत्पाद। तो हम जानते हैं आर्थिक समृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो हम किसको लेते हैं, हम लेते हैं प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है, उस देश के लोगों की आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों में गलत कथन को पहचानना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, ये कथन अमर्त्य सेन द्वारा व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है। सी दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आय हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया। और लास्ट दिया हुआ है वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना DR गाडगिल महोदय ने की थी। तो कौन सा गलत है यहाँ पे जो गलत है वो है हमारा लास्ट वाला, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, क्यों, इसे हमने ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस सेट में देख रखा है। प्रीवियस वाले में किसने की थी वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना, वो की थी RV राव ने। ठीक है, RV राव ने, RAO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ मुद्रा बैंक योजना का प्रारंभ किया गया 14 में, 15 में, 16 में, 18 में। मुद्रा बैंक योजना कब लागू की गई, ये लागू की गई है 2015 में, 8 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट है हमें मिलान करना है। मिश्र धातु दिया हुआ है और उनका संयोजन दिया हुआ है, तो कौन सा किससे मिलान करना है, नीचे कूट भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मिलान कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का जो है वो 4 हो जाएगा, यानी तांबा कांसा जो है वो तांबा और टिन धातु से मिलकर बनता है। पीतल जो है वो तांबा और जिंक से बनता है। और जर्मन सिल्वर की बात करें तो वो किससे बनता है, तांबा, जिंक और निकल से बनता है। अब बचता है एक टाइप मेटल, वो सीसा, एंटीमनी और टिन से, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाए।
मतलब यहाँ पे डी का एक जो है वो सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील, यहाँ पे स्टील नहीं स्टील होगा। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु प्रयोग में लाई जाती है? एल्यूमिनियम लाई जाती है, क्रोमियम लाई जाती है, टिन लाई जाती है, कार्बन लाई जाती है। तो कौन सी लाई जाती है? वो लाई जाती है क्रोमियम। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है नियंत्रित विखंडन अपक्रिया, बी दिया हुआ है अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया, सी दिया हुआ है नियंत्रित संलयन अपक्रिया और डी दिया हुआ है अनियंत्रित संलयन अपक्रिया। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अपक्रिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग धोने के सोडे के रूप में किया जाता है? अभी हमने पहले भी इसे पढ़ा है। ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट और डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो किसे जो है धोने के सोडे के रूप में प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट को, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है ऑल आउट, गुड नाइट जैसे मच्छर भगाने वाली दवाइयों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? प्रोलैथ्रीन का, बी सोडियम एजाइड का, सी एथेनॉल का और डी सिल्वर क्लोराइड का। तो किसका किया जाता है? ये किया जाता है प्रोलैथ्रीन का। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से क्या गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? गुरुत्वाकर्षण को जी से डिनोट करते हैं। तो दिया हुआ है जी ऊंचाई के साथ घटता है, जी ध्रुवों पर अधिकतम होती है। तीसरा दिया हुआ है जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है। लास्ट दिया हुआ है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये तीनों ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, ऊंचाई के साथ घटती जाती है, ध्रुवों पर अधिकतम हो जाती है और भूमध्य रेखा के पास न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है हमारा चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किससे बचाने के लिए किया जाता है? ए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, बी अन्य चुंबकों का प्रभाव, सी स्वतः विचुंबकन और डी ऊर्जा के कारण विचुंबकन। तो किससे बचाने के लिए किया जाता है? स्वतः विचुंबकन से। नेक्स्ट है हमारा पानी में हवा का बुलबुला किस रूप में व्यवहार करता है? ए अवतल दर्पण के रूप में, बी उत्तल दर्पण के रूप में, सी उत्तल लेंस के रूप में और डी अवतल लेंस के रूप में। तो ये जो है अवतल लेंस के रूप में जो है मतलब उसकी तरह जो है व्यवहार करता है, यानी उसका बिहेवियर अवतल लेंस की तरह होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक नहीं है? ए घनत्व का नहीं है, बी अपवर्तनांक का नहीं है, सी श्यानता का नहीं है और डी फोकस दूरी का नहीं है। तो किसका नहीं है? ये जो है अपवर्तनांक की कोई भी राशि नहीं होती है। नेक्स्ट है एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ए रेखीय संवेग, बी कोणीय संवेग, सी ऊर्जा और डी द्रव्यमान। तो जेट इंजन जो है वो रेखीय संवेग पर आधारित है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित बलों के परिणामी बल के विषय में सही है? ए यह शून्य होता है, बी यह शून्य नहीं होता, सी यह लगातार बदलता रहता है और डी यह पहले बल से अधिक होगा। ठीक है, तो क्या होगा? अगर बल संतुलित लगाया जा रहा है तो परिणाम क्या होगा? वो शून्य होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है जब एक चलती बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ए सापेक्षता का सिद्धांत, बी न्यूटन का सिद्धांत, सी न्यूटन का द्वितीय सिद्धांत और डी न्यूटन के तृतीय सिद्धांत। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है न्यूटन के प्रथम सिद्धांत से। न्यूटन का जो प्रथम नियम है, कौन सा नियम है? ये है जड़त्व का नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो आप उस पर कार्य करते हैं, इससे प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह घटती है, बढ़ती है, समान रहती है और पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्थिति ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या उपयोग होता है? ए परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ विच्छेदन करना, बी बिजली चले जाने पर परिपथ विच्छेदन करना, सी धारा के अविच्छिन्न प्रवाह को इंगित करना और डी दिया है धारा के प्रवाह के लिए परिपथ को पूर्ण करना। तो फ्यूज क्या करता है? ये करता है धारा जब अधिक प्रवाहित होने लगती है तो परिपथ से विच्छेदित हो जाता है, जिससे हमारे जो गुड्स हैं वो बचे रहते हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स। ठीक है,
नहीं, अधिक पूरी धारा प्रवाहित हो जाएगी तो उनके जल जाने का खतरा रहता है। नेक्स्ट दिया हुआ है ध्वनि कंपन के बड़े आयाम उत्पन्न करेंगे। तेज़ ध्वनि, कमज़ोर ध्वनि, धीमी आवाज़ और श्रीक। ठीक है, तो वो क्या होगा, जितनी बड़ी आयाम होंगे उतनी ही तेज़ ध्वनि होगी, तो क्या होगा, सीधे सीधे इफेक्ट पड़ेगा ध्वनि पे। ये जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रिज्म में श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में बैगनी प्रकाश की किरण लाल प्रकाश की किरण की तुलना में अधिक विचलित होती है, क्योंकि पहला, बैगनी प्रकाश की किरणों का वेग अधिक होता है। दूसरा, बैगनी प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तीसरा, बैगनी प्रकाश की किरणों की आवृत्ति अधिक होती है। और लास्ट दिया हुआ, बैगनी प्रकाश की किरणों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बैगनी प्रकाश की किरणों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बी में समुद्र और महासागरों के पृष्ठ के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ए, कैलाइडोस्कोप का, बी, पेरिस्कोप का, सी, सेक्सटेंट का और डी, ऑटोस्कोप का। तो किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है पेरिस्कोप का। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और लास्ट दिया गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है पक्षमाभी पेशियों यानी सिलियरी मसल्स के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण कौन सा दृष्टिदोष उत्पन्न होता है। ए, निकट दृष्टिदोष, बी, जरा दृष्टिदोष, जरा दूर दृष्टिता, सी, दूर दृष्टिदोष और डी, मोतियाबिंद। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा जरा दूर दृष्टिदोष। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा दिया हुआ है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो किस पर जो है निर्भर करता है, केवल एक और तीन, केवल दो, तीन, लास्ट दिया है 1, 2, 3। तो ये जो है तीनों पर ही निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक तार में बहती विद्युत धारा एक विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए। ठीक है, विद्युत धारा एवं विभवांतर को दोनों को ही 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति कितनी बढ़ेगी। ठीक है, 2 गुनी बढ़ जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी, आधी हो जाएगी, प्रभावित नहीं होगी। उस पर क्या असर पड़ेगा ये पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, दोनों ही 4 गुनी मतलब बढ़ जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है समतल दर्पण पर द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, ये हमने पहले भी देख रखा है। दूसरा दिया हुआ है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है वो गलत दिया हुआ है। वस्तु का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा जो है उसका रिफ्लेक्शन होगा, यानी प्रतिबिंब जो है उसका उतना ही बड़ा बनेगा। तो दूसरा जो है वो गलत है, पहला जो है वो सही है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है। 137 का क्या हो जाएगा, ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई टंकी की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। कौन सा कथन सही है, यहाँ पे पूछा है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, और लास्ट दिया है दोनों में से कोई सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी ऊर्जाओं के क्रम में व्यवस्थित करना है, पहले कौन सा आएगा। तो मैं आपको पहले कौन सा आएगा ये बता दे रही हूँ। ठीक है, चलिए पहले आएंगी गामा किरणें, यानी दूसरा नंबर पे पहला जो है वो आएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जिसमें दूसरा जो है वो पहले पे आया। पहले गामा किरणें आएंगी, फिर क्या आएंगी, फिर एक्स किरणें आएंगी, यानी हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे यहाँ आएंगी अवरक्त किरणें, तीसरा हो जाएगा, और फिर चौथा आएगी रेडियो तरंगें। ठीक है, जो चौथे नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फैराडे इकाई है प्रतिरोध की, चालकता की, संधारिता की और प्रेरण की। तो किसकी है, फैराडे जो है वो संधारिता की इकाई है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। चलिए ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपका पेपर होने वाला है संडे को,
तब उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।